हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा कि हम हमारी समकालीन विश्व की राजनीति उसका अध्याय 4 चल रहा है और इसका ये आज अंतिम वीडियो रहेगा। मैंने कहा था जैसे पार्ट तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन पैराग्राफ में जैसे आप देख रहे हो सामने, इस तरीके से हमारी किताबों में ये दिया हुआ है। ये सारे इनको आज अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। ये सब चीज़ें आपको किताब में देखने को मिल जाएगी। लेकिन हम जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है, ये सम्मेलन करते हुए 17वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने की शुरुआत कब कहाँ हो रही है, ये भी दिखाया गया है। तो इसको भी हमने कवर किया है। ये शांति सेना बेजी कहाँ पर वो देखा है। ये आपका विश्व बैंक हो गया, ये विश्व व्यापार संगठन हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी हो गई, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ह्यूमन राइट वॉच हो गया। ये तिथियां हैं महत्वपूर्ण और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संरचना, प्रमुख अंग है। इन सब का अच्छे से अध्ययन करेंगे, जैसा कि बुक के अंदर भी ये सब कुछ दे रखा है, लेकिन हम याद रख सके और इम्पोर्टेंट चीज़ों पर हमारा ध्यान जा सके। उसके लिए बेहतर है कि कुछ चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिख के समझा देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि वो स्थायी रूप से हमें याद रहे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। जैसा कि सबसे पहले आपके पाठ्य पुस्तक में देखा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है, और IMF का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। क्या कह सकते हैं? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है बच्चों, ये संगठन जो है वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है। क्या करती है? ये संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है। इसके सदस्य देश पूछे तो आपको कितना बताना? 189। आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखा है 12 अप्रैल 2016 की स्थिति के अनुसार कितने हैं? 189। फिलहाल मैं बता दूं जानकारी के लिए, अगर प्रेजेंट की बात की जाए, वर्तमान की बात की जाए, तो इसके 190 सदस्य है। लेकिन ये नहीं ध्यान में रखना आपको, क्योंकि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दे रखा है वही पूछा जाएगा, और वो ध्यान में रखना आपको 189 सदस्य देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में ये विशेषकर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चों, फिर आगे चलते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आगे क्या ध्यान में रखना है कि यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करती है और इसके 189 सदस्य देश है। आप लोगों से इतना पूछा जाएगा, या तो IMF का पूरा नाम या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या है, इसके सदस्य देश कितने हैं, तो आप आसानी से इसका उत्तर दे पाओगे। ये लास्ट वाला महासचिव आ गया आपके, इसको छोड़ते हैं एक बार। इसके बाद में है आपके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाद में है विश्व बैंक। क्या है? विश्व बैंक। विश्व बैंक में इसकी औपचारिक स्थापना कब हुई? 1944 में हुई थी। और ये भी ध्यान रखना बच्चों, वैसे दे नहीं रखा है, लेकिन IMF को मैंने इसके साथ इसलिए की क्योंकि 1944 में किसकी स्थापना होती है? IMF की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? 1944 में ही हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। ये किन देशों से संबंधित है? विकासशील देशों से संबंधित है। ये बैंक क्या करता है? ये बैंक मानवीय विकास, कृषि और ग्रामीण पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है।
कैसे कि ये बेन मानवीय विकास में क्या आती है, शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी काम करता है, जो कि कृषि और ग्रामीण विकास में सिंचाई ग्रामीण सेवाएं इनसे संबंधित काम करता है। पर्यावरण सुरक्षा में प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करने से संबंधित काम करता है। आधारभूत ढांचे में आता है सड़क, शहरी विकास, बिजली तथा सुशासन में आता है कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास। इनके लिए क्या काम करता है, विश्व बैंक काम करता है। ये अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान भी देता है। तो बच्चों ये है विश्व बैंक की स्थापना और इसका प्रमुख काम या कार्य, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है। फिर है WTO, आप सब जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन भी कहते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है, विश्व व्यापार संगठन। इस संगठन की स्थापना कब होती है बच्चों, 1995 में। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है। कहने का मतलब WTO किसका उत्तराधिकारी है, गेट का, और गेट का पूरा नाम क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये है गेट का पूरा नाम, और इसका उत्तराधिकारी कौन है, WTO विश्व व्यापार संगठन। इसके सदस्य संख्या की बात की जाए तो कितनी है, 164। यही संख्या आपको ध्यान में रखनी है, जो 2016 की स्थिति के अनुसार आपकी पाठ्य पुस्तक में दे रखी है। ठीक है बच्चों, जो इम्पोर्टेंट तथ्य आपके वो विशेषकर यहाँ मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, और आप लोगों को यही ध्यान में रखना है, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है और यही काम की चीज़ है। बाकी आप किताब को अच्छे से देख सकते हो, किताब आपके पास हमेशा रहती है, लेकिन किताब में क्या इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो निकाल के मैंने आप लोगों के लिए यहाँ लाया हूँ और इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं फिर। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका पूरा नाम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसमें ध्यान रखना है कि संगठन की स्थापना कब होती है, 1957 में। कब होती है, 1957 में, ये दे रखा है। और ये संगठन जो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। कहने का मतलब जो परमाणु वगैरह बम वगैरह होते हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोशिश करता है कि सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल ना हो। ठीक है, तो ये प्रमुख काम क्या करता है और इसकी स्थापना कब हुई, ये हमने दोनों ही देख लिया। क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये क्या है, तो इसको बताना, ये एक स्वयंसेवी संगठन है, जिसे हम NGO भी कह सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे विश्व में करता क्या है, ये पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। ये ध्यान रखना आप लोगों को तो इम्पोर्टेंट कि एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है ये काम क्या करता है और है क्या, स्वयंसेवी संगठन है। ये पूरे विश्व में जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है, और ये संगठन मानवाधिकार से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। ठीक है बच्चों, तो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका हो गया है। फिर आता है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच। इसमें इतना सा इम्पोर्टेंट है एक लाइन, ये है क्या, ये भी एक स्वयंसेवी संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो कि ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कौन सा, ह्यूमन राइट्स वॉच। ठीक है, ये अमेरिका का है एक स्वयंसेवी संगठन या NGO बोल सकते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार का सबसे बड़ा संगठन माना इसको जाता है।
अब बच्चों आती है आपकी बात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। क्या आती है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि किताब में आपकी तिथियां दे रखी है। उन तिथियों को याद करने के हिसाब से मैं यहाँ लाया हूँ और इसी रूप में आपको याद रखना है ताकि याद रह जाए। जैसे अगस्त 1941 में, अब किताब की लैंग्वेज भी ठीक रहती है लेकिन हमें याद पढ़ते समय ऐसा लगता है याद हो गया, लेकिन याद उतना नहीं रह पाता है। तो बोर्ड पे इस तरीके से पढ़ते हैं या हम इस तरीके से नोट्स के रूप में उनको देखते हैं तो याद रह जाता है। तो जैसे हम बात करें अगस्त 1941 की घटना को, तो अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करते हैं कौन कौन? रूजवेल्ट और चर्चिल। रूजवेल्ट कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेनी प्रधानमंत्री चर्चिल। इन दोनों के द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर कब होते हैं? अगस्त 1941। अगर प्रश्न कैसे आएंगे तिथि वाले? एक साइड तिथि दे देंगे, एक साइड घटना दे देंगे, तो आप लोगों से मिलान वाले प्रश्न भी पूछा जा सकता है और साथ ही एक लाइन देके आपसे तिथि भी पूछी जा सकती है। फिर आगे एक साल आगे 1942 में 26 मित्र राष्ट्र। इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान रख लेना, अगर मित्र राष्ट्रों की संख्या कभी आती है और अटलांटिक चार्टर के समर्थन में कहीं नहीं है, फिलहाल यहाँ पर दे रखा है तो ये 26 दे रखी संख्या, तो ये 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में कहाँ मिलते हैं, ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। कितने मित्र राष्ट्र? 26। और कहाँ मिलते हैं? वार्षिक गठन में मिलते हैं अटलांटिक चार्टर के समर्थन में। ठीक है, ये वार्षिक गठन अमेरिका में है। फिर है 1945। 1945 आपको याद रह ही जाएगा, पूरी कहानी 1945 की है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 1945 को। तो 1945 में रूजवेल्ट, जो भी बता दिया हमने, अमेरिकी राष्ट्रपति है। चर्चिल, जो बता दिया हमने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है। स्टालिन कौन है? स्टालिन भी है, अपने बड़े नेता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रपति है। इन्होंने कौन से सम्मेलन? याल्टा सम्मेलन में क्या किया था? प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया था। क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया था। कब? 1945 में। तीनों बड़े नेताओं का ध्यान रखना है, रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन। फिर आती है इंपॉर्टेंट तारीख, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ध्यान रखना। पहले इसकी बात कर लेते हैं, 26 जून 1945। कौन सी? 26 जून 1945 की। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर होते हैं। कब? 26 जून 1945 के दिन तो संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर। कितने देशों के हस्ताक्षर? 50 देशों के हस्ताक्षर। लेकिन 15 अक्टूबर 1945 को पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किए। और इस रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने बता रहे हैं आपको? 51। बच्चों यहाँ संख्याओं में गड़बड़ मत कर देना। 26 जून 1945 के अनुसार पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर कितने देशों के हस्ताक्षर हुए तो 50 बताना है। और आप लोगों से अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य कितने हैं तो 51 है। कितने हैं? 51, क्योंकि 15 अक्टूबर को पोलैंड ने भी हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945। इसलिए इनके संस्थापक में प्रमुख रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में संस्थापक सदस्य कितने? 51। ठीक है। और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है और 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तिथि आपके कंप्लीट है। तो बच्चे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव देखेंगे, आपकी किताब में दे तो रखा है लेकिन मैंने भी किताब में देखा है, तो किताब में देखने से कुछ ज़्यादा याद भी नहीं हो पाता और ये इतने सारे दे रखे हैं लगभग, तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत सी आपको भी लग रही होगी। तो इसको सलियत करने के लिए
यहाँ बोर्ड पे देखो, अच्छे से एक एक समझ में आएगा। और इनसे संबंधित कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो वो बाहर और नहीं जाएगी। और इतना नहीं, 12वीं क्लास के हिसाब से तो है ही बच्चों आपके, लेकिन आप BSTC के एग्ज़ाम दोगे आगे या कोई भी एग्ज़ाम दोगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में 3rd ग्रेड से लेके IAS RS हर टीचर के एग्ज़ाम, पटवारी की हो, चाहे किसी भी सेट का एग्ज़ाम हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपके शिक्षक राज के महासचिव के संदर्भ में अगर पूछा जाएगा तो यहीं से लगभग प्रश्न उठाते हैं। अब तक भी काफ़ी प्रश्न यहाँ से उठा लिए गए हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें दे रखी है, इनको ध्यान में रखना है। और किससे संबंधित है, मैंने सारे दे रखे हैं, जितने आपके पाठ्य पुस्तक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव वो सब दे रखे हैं। तो ये आप लोगों के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जो रिट की एग्ज़ाम दे रहा हो, 3rd ग्रेड की, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, RAS, इन सभी के लिए बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो सबसे पहले चलते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? ट्राइंगली। कौन है? ट्राइंगली। कहाँ के हैं ये भी दे रखा है मैंने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ महासचिव दे देते हैं, एक तरफ ये इनसे संबंधित स्थान दे देते हैं मिलान करने के लिए। और साथ ही मैंने ये भी दे रखा है कौन सा महासचिव कब से कब तक रहता है, क्योंकि मोटे मोटे तौर पे भी ध्यान रहे ना, तो उसके बीच से कोई भी घटना आती है तो हमें भले वो तथ्य याद ना हो, लेकिन हम उस आधार से सही कर सकते हैं। तो पहली बात तो जो ट्रायंगुलर है वो नॉर्वे का है। कहाँ का है? नॉर्वे का है। और ये 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहते हैं। कब से कब तक? 1946 से 1952 तक। इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मैंने दे रखी है, कश्मीर लिख रखा है, भारत प्लस पाकिस्तान। आप सभी को पता होगा कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच में ही है। तो ये कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई हुई थी उसके युद्ध विराम के लिए इन्होंने क्या किया था? प्रयास किया था। तो है ना इम्पोर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया कि कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किसने किया? ट्रायंगली ने। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में ये भी तथ्य इम्पोर्टेंट है कि कोरिया युद्ध विराम को लेकर आलोचना के शिकार रहे। क्यों रहे? क्योंकि कोरिया युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहने पर इसकी आलोचना होती है। किसकी? ट्रायंगली की। फिर है दोबारा महासचिव, एक बार महासचिव बन गए, दूसरी बार जब महासचिव बने तो किसने विरोध किया? सोवियत संघ ने। ये भी ध्यान में रखना। और महासचिव के पद से त्यागपत्र किसने दिया? ट्रायंगली ने महासचिव के पद से त्यागपत्र दिया। ठीक है, ये कुछ तथ्य हैं, 5 तथ्य, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? नॉर्वे का है, 1946 से 52 तक महासचिव रहे, कश्मीर को लेकर इन्होंने युद्ध विराम के लिए प्रयास किए, कोरिया युद्ध विराम को लेकर आलोचना के शिकार हुए, दोबारा महासचिव का बनाया गया तो इसका विरोध किया गया सोवियत संघ ने, और महासचिव के पद से त्यागपत्र दिया। किसने? ट्रायंगली ने। फिर आता आपका इसके बाद में दूसरा महासचिव डेग हैमरशोल्ड। ये कहाँ के हैं? स्वीडन के। कहाँ के हैं? स्वीडन के। डेग हैमरशोल्ड महासचिव रहते हैं 1953 से 1961 तक। कब से कब तक? 1953 से 1961 तक ये महासचिव रहते हैं। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट है स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने से। किससे? अब पूछा क्या जाएगा आप लोगों से? स्वेज नहर से जुड़े विवाद को सुलझाने से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो आपको बताना डेग हैमरशोल्ड। ठीक है, इनमें से कोई सा भी तथ्य पूछा जा सकता है। या तो मिलान वाले प्रश्न आते हैं ज़्यादातर, मिलान में आपके ये देश किन से संबंधित यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, ये इनमें से मुख्यतः एक तथ्य ले लेंगे, सामने महासचिव दे देंगे। दूसरा तरीका होता है डायरेक्ट ये पूछ ले कि अफ्रीका के अनौपनिवेशीकरण के लिए काम किसने किया? डेग हैमरशोल्ड ने किया। ठीक है, ये दूसरा भी हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार
किन किन महासचिव को मिला। तो एक तो ये है और एक आगे और देखेंगे हम जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और उसकी वजह से उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया था कोफी अन्नान को 2001 में। लेकिन कुछ न कुछ आपको ये देंगे डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को दिया गया, तो उसमें कोफी अन्नान नहीं आएगा, डेग हैमरशोल्ड आएगा, तो यही होगा। अगर दोनों आए तो दोनों के संदर्भ में कुछ देंगे, जैसे इसको क्यों मिला ये इंपॉर्टेंट है। तो डेग हैमरशोल्ड को कांगो जो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयास है उनके लिए मरणोपरांत नोबेल शांति का पुरस्कार मिला था। किसको? डेग हैमरशोल्ड को। अब आगे होगा समझ में बच्चों, तो ये गलत तो आपका कभी नहीं होगा। फिर है ये जो अफ्रीका में अनौपनिवेशीकरण के लिए काम किया है, इसकी भूमिका को लेकर आलोचना कौन कौन कर रहे हैं? सोवियत संघ और फ्रांस। तो ये भी तथ्य ध्यान रख लेना, याद रह जाए तो, बाकी इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। फिर भी कि अफ्रीका में डेग हैमरशोल्ड की भूमिका को लेकर आलोचना किसने की? सोवियत संघ और फ्रांस ने। आगे चलते हैं। तीसरा है यूथांट। ये कहाँ से संबंधित है? बर्मा या म्यांमार। 1961 से 1971 तक महासचिव रहे। 1961 से 1971 तक महासचिव रहते हैं। और ध्यान देना बच्चों, आपकी ये शिक्षक भी यहाँ दे रखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव शिक्षक भी रहे, वो कौन थे? यूथांट। कौन थे? यूथांट, है ना। अच्छी क्वेश्चन, जबकि वहाँ पढ़ने से इतनी चीज़ें हमें दिखती नहीं है, लेकिन ये पॉइंट टू पॉइंट दिख रहा है, तो अच्छे से इनसे कोई प्रश्न उठाया जाएगा या पूछा जाएगा तो आपके गलत नहीं होगा। फिर है क्यूबा का मिसाइल संकट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आप लोगों को ध्यान में। तो 1962 का ये संकट था, और 62 कहाँ आ रहा है? 61 और 71 के बीच में, तो कौन होगा? यूथांट, सीधी बात है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। साइप्रस में यूएनए की शांति सेना बहाल की, किसने? यूथांट ने। और वियतनाम जो युद्ध हुआ था उसके दौरान अमेरिका की आलोचना भी किसने की थी? यूथांट ने। तो ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ध्यान रखना। यूथांट शिक्षक हो गए, क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, साइप्रस में यूएनए की शांति सेना हो गई, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना हो गई। यूथांट के बाद में चौथा है हमारा महासचिव। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देखो बच्चों, कंपटीशन के हिसाब से सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जिन्हें हम छोड़ते हैं उन्हें ही एग्जामिनर आजकल प्रश्न को उठाते हैं। तो ये भी मैंने नहीं छोड़ा है, कुरुत वाल्डिम, जबकि इसका पूरा नाम काफ़ी बड़ा है, आपको तो इतना ही ध्यान में रखना है। जेवियर पेरेज दे कुइयार है इसका पूरा नाम। और कुरुत वाल्डिम ये ऑस्ट्रिया से संबंधित है, ये ध्यान में रखना आपको। 1972 से 1981 तक के महासचिव रहे, ठीक है। नामीबिया और लेबनान की समस्या के समाधान का इन्होंने प्रयास किया। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख, क्योंकि बांग्लादेश की बात की जाए तो 1971 के आसपास बांग्लादेश और मतलब पूरी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा था, तो उसमें हमने देखा कि पूरी पाकिस्तान का निर्माण बांग्लादेश के रूप में हुआ। तो उसमें जो राहत अभियान की देखरेख की गई वो किसके संदर्भ में? बांग्लादेश की स्वतंत्रता के संदर्भ में। तो वहाँ कुर्त वाल्डिम ने राहत अभियान की देखरेख को संभाला। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बांग्लादेश में राहत अभियान के संदर्भ में, क्योंकि अभी फिलहाल बांग्लादेश काफ़ी चर्चा में रहा था। तो ये उस दौरान भी कुर्द वाल्डिम ने राहत अभियान की देखरेख से संबंधित बांग्लादेश से कुर्द वाल्डिम इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो ये 2 बार बनने के बाद में तीसरी बार जब महासचिव बनने का था तो इसका विरोध किया था चीन ने। किसने किया था? चीन ने। अब तक इससे पहले एक देखा था हमने, किसको देखा था? ध्यान है क्या? याद करो। अभी हमने देखा था कि एक महासचिव था, दोबारा बनने के विरोध किया था सोवियत संघ ने, वो था ट्राइंगली। और उसके बाद में आता है फिर इसी प्रकार से आपके कुर्तवाल्डिम, ये जो देख रहे हैं चौथा कुर्तवाल्डिम है, इसका भी विरोध किया। और किसने किया? चीन ने।
ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये तो इम्पोर्टेंट है कुर्त वाल्डिंग तो, ठीक है। किस रूप में? बांग्लादेश के रूप में। और तीसरी बार महासचिव बनने का विरोध किसने किया? चीन ने। नाबिया लेबनान की समस्या हो गई। अब चलते हैं आगे, पांचवा आपका, इसके बारे में कह रहा था मैं, कितना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी हमें इसको देखना है। ये पेरू से संबंधित है, कुइयार, और इसी का नाम था जेवियर पेरेज द कुइयार। मैंने वहाँ पर बता दिया था कुर्त वाल्डिम की जगह, तो आप बच्चों थोड़ा ये ध्यान रखना, जेवियर पेरेज द कुइयार, इसका नाम है कुइयार का, उसका नहीं, उसका तो कुर्त वाल्डिम ही है, ठीक है। तो 1982 से 1991 तक ये महासचिव रहते हैं। कब से कब तक? 1982 से 1991 तक। अफगानिस्तान और साल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किसने किया? कुइयार ने। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता किसने की? कुइयार ने। फोकलैंड युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच। फोकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता करवाने में इनका सहयोग या भूमिका रही कुइयार की, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कंपटीशन के हिसाब से यहाँ इम्पोर्टेंट है सारे तथ्य, तो आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या? 1982 से 91 तक अफगानिस्तान सल्वाडोर, नामीबिया, फोकलैंड युद्ध के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच मध्यस्थता। फिर है बुतरस बुतरस गाले, ये सारे अब इम्पोर्टेंट रहेंगे, इनको सबको ध्यान में रखना आपको। मिस्र से संबंधित है ये। 1992 से 1996 तक महासचिव रहे। कब से कब तक? 1992 से 1996 तक महासचिव रहे। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी किसने की? बुतरस बुतरस गाले ने। एन एजेंडा फॉर पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न ये, आप इसको अंडरलाइन कर लो, नोट्स के रूप में भी लिख सकते हो। आप यहाँ से पढ़कर सुनकर आप अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो और इनसे संबंधित सारे प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हो। फिर है मोजाम्बिक में यूएनओ का सफल अभियान चलाया। दोबारा महासचिव बनने का विरोध अमेरिका ने किया। दोबारा महासचिव बनने का विरोध हमने पहले देखा, ट्रायंगल देखा एक, और उसके बाद में बुतरस बुतरस गाले को देख रहे। वहाँ पर किसने विरोध किया था? सोवियत संघ ने किया था। और बुतरस बुतरस गाले को किसने विरोध किया? अमेरिका ने किया। और तीसरे महासचिव बनने का जो देखा था उसमें आपको चीन का ध्यान रखना है, और किसके संदर्भ में ध्यान रखना है? वो थे कुर्त वाल्डिम। कौन थे? कुर्त वाल्डिम, ठीक है। ये चीजें ठीक है, एक बार और देख लो कोफी अन्नान को। 1997 से 2006 तक महासचिव रहे। एड्स टीबी मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया। अमेरिकी नेतृत्व में इराक पे हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद की स्थापना हुई। शांति संस्थापक आयोग की स्थापना, और 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार, ये सब कोफी अन्नान के समय, ठीक है। अच्छे से आगे होगा समझ में, आगे चलते हैं। अब है आपके 8वें नंबर पर बान की मून, जो कि कोरिया या साउथ कोरिया बोल सकते हो, वहाँ से संबंध रखते हैं, और 2007 से 2016 तक महासचिव रहे। ये दूसरे एशियाई महासचिव बने बान की मून, तो आपको ध्यान में रखना है। दूसरे एशिया पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। दूसरे महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन बने? बान की मून। सहस्त्री विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य, इन दोनों का भी ध्यान रखना। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर ध्यान दिया किसने? बान की मून ने। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 तथ्य है इसके, तो आपको याद रह जाएगा। बान की मून। आगे चलते हैं। लास्ट है आपका 9वें महासचिव, ये पुर्तगाल से संबंध रखते हैं। कहाँ से? पुर्तगाल से। इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। वैसे तो इनका नाम भी काफ़ी लंबा है, अंतोनियो मैनुएल दे ओलिवेरा गुटेरेस, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, एंटोनियो गुटेरेस। 2017 से फिलहाल ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है।
और वर्तमान के भी यही है, एंटोनियो गुटेरेस कितने नंबर के, 9वें महासचिव है, ये ध्यान रखना है। अब इसके संदर्भ में पहले भी मैंने एक पार्ट पढ़ाया था, उसमें दे रखा है सारा का सारा, लेकिन फिर से यहाँ देख लेते हैं। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहते हैं 1995 से 2002 तक, ठीक है। और फिर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एंटोनियो गुटेरेस के बच्चों से तो है ही, लेकिन कंपटीशन तैयार करने वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री है 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस। फिर है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, इसके कमिश्नर रहते हैं 2005 से 2015 तक। ये तारीख इंपॉर्टेंट है, इसके सामने मिलाने वाले आ जाते हैं या पूछ लिया जाता है एंटोनियो गुटेरेस से संबंधित निम्नलिखित खतरों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो ये ध्यान में रखना आपको, 2005 से 15 ये कट रहा है, तो यहाँ 15 देख लेना, यहाँ लिख देता मैं यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के 2005 से 2015 तक ये सदस्य रहते हैं, ठीक है बच्चों। फिर आपके सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहते हैं 1999 से 2005 तक। तो बच्चों भी लास्ट रहा है आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के प्रमुख अंग। इसको भी हम बोर्ड पे समझ सकते थे, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं। इसको हम यहाँ इस जो आपके दे रखा है पूरा का पूरा डायग्राम रूप में यहाँ समझ लेंगे आसानी से, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि बोर्ड पे लिखते तो काफ़ी बड़ा हो जाता आपका ये वीडियो, वैसे भी काफ़ी बड़ा हो गया होगा। तो बच्चों इसको देखते हैं हम। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के प्रमुख अंग, और यही समझ लो बच्चों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं, 6 अंग हैं। और 6 अंगों में सबसे प्रथम जो अंग है वो है आम सभा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है 6, उनका जो दे रखा है उनको अध्ययन कर लेते हैं। उसके बाद में लगभग सारे जो एजेंसी या संगठन उसको हमने देख लिया है। फिलहाल इम्पोर्टेंट होगा तो देख लेंगे, नहीं मुझे नहीं लगता इसमें कहीं इम्पोर्टेंट है। वो वैसे पहले भी वीडियो जो बढ़ा दिया उसमें सारी चीज़ें कवर कर ली गई। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, यहाँ से भी प्रश्न अच्छे बन सकते हैं। सबसे पहला प्रथम अंग जिसका माना जाता है वो है आम सभा। कौन सा है, आम सभा। आम सभा में 193 सदस्यों के प्रतिनिधि है, सभी को एक समान मत है, प्रमुख निर्णय के लिए 2/3, प्रमुख निर्णय लेने के लिए 2/3, बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत होती है, और निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है, ये ध्यान रखना। आम सभा के अंदर निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं है आम सभा में। जबकि आप देखोगे सुरक्षा परिषद में ऐसा नहीं है। किसमें, सुरक्षा परिषद में ऐसा नहीं है। जैसे कि दूसरा जो आपका प्रमुख अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने हैं, 15 सदस्य देश है। कितने, 15। 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हो गए, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। ये 5 स्थायी सदस्य हैं और इनको वीटो का अधिकार भी प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा, किसके द्वारा, आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। ध्यान रखना बच्चों, पूछा जा सकता है कि अस्थायी सदस्य चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 2 वर्षों के लिए होता है। और निर्णय जो होते हैं वो सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं इसमें, जबकि आम सभा में देखा था वहाँ बाध्यकारी नहीं था, ठीक है। ये कंपटीशन तैयारी करने वाले बच्चे ध्यान दें, ऐसे प्रश्न लिए जाते हैं। कौन सा बाध्यकारी है किस पर निर्णय, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब तीसरे अंक की ओर चलते हैं हम, जो कि इसका है आर्थिक और सामाजिक परिषद। आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें दे रखा है सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा, किसके द्वारा, आम सभा द्वारा। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। जो कि आपने अभी देखा था सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का
कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। जबकि आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसमें सदस्य देश कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 3 वर्षों के लिए। और सभी को भौगोलिक क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कितने सदस्य हैं? 54। तो आपको ध्यान में रखना, आर्थिक और सामाजिक परिषद में सदस्य संख्या कितनी है? 54। ठीक है, ये तीसरा हो गया आपका अंक। चौथे अंक की ओर चलते हैं, जो कि आपका है न्यायशीलता परिषद। यहीं देख लो, न्यायशीलता परिषद, चौथा अंक। संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यायशीलता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से ये परिषद क्या है? स्थगित है। ट्रस्टीशिप काउंसिल भी बोला जाता है इसको, न्यायशीलता परिषद भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, ये कब से स्थगित है और किस देश के आज़ाद होने पर? पलाऊ के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 से परिषद क्या है? स्थगित है। इतना ध्यान रखना है इसमें। पांचवा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 9 वर्षों के लिए। तो दोनों संख्या याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 9 वर्षों के लिए। और किन के द्वारा? आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। और मुख्यालय भी ध्यान रखना है इसका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। बहुत इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैग में। हैग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में। फिर है इसके बाद में आपका अंतिम अंग सचिवालय। छठा जो अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय क्या है? ये अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ के रूप में इसको जाना जाता है, ये ध्यान रखना। इन अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है और इसका प्रधान कौन होता है? महासचिव होता है। इसका प्रधान कौन होता है? सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है? ये इंपॉर्टेंट है। सचिवालय का प्रधान महासचिव होता है और महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 साल के लिए करती है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। किसकी सलाह पर? सुरक्षा परिषद की सलाह पर। कौन करती है? आम सभा या महासभा 5 साल के लिए करती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है उनको देख लिया है और अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ ली। और इसी के साथ आपका ये पाठ कंप्लीट होता है, कोई भी चीज़ नहीं बच रही। ये भी हमने कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा। यहाँ थोड़ा सा देख लो, ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है। आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति उत्तरदायी है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा। बाकी ये सारी चीज़ें हमने देख ली है और इतना इम्पोर्टेंट कहीं है नहीं इनमें से। हाँ, पूरा नाम थोड़ा पूछ ले जाए कहीं, अंकटाड क्या है, व्यापार एवं विकास सम्मेलन है, यूएनईपी क्या है, पर्यावरण कार्यक्रम संबंधी, यूएनडीपी विकास कार्यक्रम, इनकी फुल फॉर्म वैसे मैंने करवा रखी है और यहाँ पर भी देख सकते हो, ये दे रखा है। ILO का पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। FAO क्या है? खाद्य कृषि संगठन है। यूनेस्को का पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन है। WHO, IFM, IMO, ITU, इनमें से जो विशेष इंपॉर्टेंट संगठन है इनकी फुल फॉर्म मैंने करवा रखी है, तो कहीं कुछ नहीं छूट रहा आपका। WTO हो गया ये नीचे क्या दे रखा है, ये भी हमने देख लिया आपका सब। क्षेत्रीय आयोग, कुछ भी चीज़ नहीं बची बच्चों अब। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन का था, बहुत अच्छा पार्ट था। तो ये हमारा कंप्लीट होता है और अब दीपावली की छुट्टियां आ रही है आप लोगों की 25 से, तो आपकी ये वीडियो बहुत मदद करेंगी घर पढ़ने के लिए। कहीं भी पढ़ो, आपकी पढ़ाई निरंतर रहेगी
और दीपावली की छुट्टी तक हम लगभग समकालीन विश्व की राजनीति कंप्लीट कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे। और उसके बाद में आप लोगों के लिए लाई जाएगी आपकी पाठ्य पुस्तक स्वतंत्र भारत की राजनीति। इस तरीके से आपके एग्जाम से पहले पहले दोनों किताबों का जितना हो सकेगा उतना रिवीजन, कोर्स और नोट्स के रूप में और परीक्षा उपयोगी सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ बता दी जाएगी, समझा दी जाएगी। फिर भी कोई दिक्कत लगती हो तो आप लोग मुझे आपके कमेंट्स लिख सकते हो, उसके अनुरूप कुछ विशेष, कुछ अच्छा हो सकेगा उतना कर पाएंगे। रही बात, मैं कभी नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ के लिए फिलहाल ज़रूर कहूँगा, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी देख रहा हो ये वीडियो तो आप शेयर उन बच्चों को ज़रूर कर सकते हो जो बच्चे फ़िलहाल 12वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। उनको बता भी सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, या जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप शेयर जरूर कर सकते हो। क्योंकि शेयर करने से हो सकता है कि हमें अच्छा लगे ना लगे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हो सकता है किसी के और को अच्छा लगे और के समझ में आए। क्योंकि सबकी इच्छाएं, सबकी रुचि अलग अलग होती है, तो उस हिसाब को ध्यान में रखते हुए मैं एक ज़रूर बात कहूँगा कि आप शेयर कर सकते हो वीडियो, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभ उठा सके, अधिक से अधिक प्रतियोगी तैयारी करने वाले बच्चे इनका फ़ायदा उठा सके। दुनिया भर के कोचिंग सेंटरों में भी तो कितना पैसे बिगाड़ दें, यहाँ कोई पैसे थोड़े लग रहे हैं, फ्री में ज्ञान मिल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है। एनसीईआरटी की बुक में से अब इससे बाहर कौन क्या पढ़ाएगा बताओ, और इनसे बाहर क्या प्रश्न बनेगा, कहीं नहीं बनेगा। कोचिंग सेंटरों में कहाँ से उठाते प्रश्न, यहीं से बनता है। तो ये बात है प्रमुख। बाकी अगर मौका मिलेगा तो बच्चों की ये कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के जिस रूप में अगर हो सकेगा तो वो भी देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं बच्चों के लिए देख रहा हूँ कि बच्चों की एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट हो जाए उनके लिए। और 2024-25 का नए सत्र के अनुसार बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर आप पुरानी किताब के अनुसार पाठ मिलान करने लग जाओ, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम काफ़ी कम किया गया है, कुछ पाठ हटा भी दिए गए हैं। इसलिए मैं बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये करवा रहा हूँ, तो आप भ्रमित ना हो। पुरानी किताब हो तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर भी आप इसके अनुसार देख लो कि ये पढ़ाया मैंने, तो ये आपके पाठ्यक्रम में है। और जो नहीं पढ़ाया वो इसका मतलब आपके सत्र 2024-25 में है ही नहीं, तो उसको नहीं पढ़ना आपको। ठीक है बच्चों, ठीक है।